हरिजन परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। एक लड़के का जब जन्म होता है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगता है। हरिजन जो शब्द है वो हरि के प्रिय होते हैं। कोई भी इस बात का बुरा मत मानना, केवल एक घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इसमें कोई भी ऐसी इधर उधर की बातें नहीं है, तो केवल इस घटना को घटना के ही रूप में सुनना। दोस्तों, यहाँ पर एक सच्ची घटना आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ये जो बालक था वो हटके था, यानी ये इस घर में जब से पैदा हुआ है 8-9 महीने का हुआ है, तो जो ये परिवार है हरिजन परिवार, ये मांसाहार का सेवन करता है। जब ये मांसाहार का सेवन करता है तो यहाँ पर इस लड़के के जो फादर यानी पिता होते हैं वो खाना खा रहे थे। खाना खाते वक्त थोड़ा सा कौर इस बच्चे के मुंह में रख देते हैं जो 10 महीने में चल रहा था, लेकिन ये बच्चा उस खाने को उगल देता है। तभी इस बच्चे की माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता ये बालक नहीं खाता है तो इसको क्यों खिला रहे हो। दरअसल इसकी जो माँ है वो भी इन सारी चीज़ों के प्रति बहुत खिलाफ रहती है, क्योंकि उसे भी दया आती है और दुख होता है मांसाहार करने में। लेकिन इस घर का जो मुखिया है या इस घर का जो पुरुष है वो मांसाहार दब के करता है और इस घर में और बच्चे भी मांसाहार करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब ये लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है तो इस बच्चे ने घर में ही जंग छेड़ दी थी। जंग कैसी थी? ये अपने माँ बाप से ही नफरत करता है। घर की दीवारों को धक्का देकर गिराना चाहता है। कहता है कि ये घर सुंदर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। और धीरे धीरे इस बच्चे ने अपने ही घर से दूरी बना ली। अब सवाल उठता है, कौन था ये बच्चा? क्यों अपने ही घर से दूरी बना रहा था? और क्यों ये बिजली से डरता था? यानी जो यहाँ पर ऊर्जा होती है उससे डरता है। घरों में जो बिजली होती है कभी भी उसे टच नहीं करता है। इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ये घटना जब आप जानोगे ना तो आपके रुए खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्यों एक आत्मा को करीबन 22 साल लग जाते हैं अपने आप को संभालने में और अपने आप को ये कहने में कि हाँ, मैं हरिजन के घर में पैदा हुआ हूँ। इस पूरी घटना को ज़रा दिल से सुनना, ये घटना आपको जागरूक कर जाएगी। घटना की शुरुआत होती है यहाँ पर पालीजट गांव से। पालीजट गांव में दोस्तों त्यागियों का परिवार रहता है। बहुत अच्छा यहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर एक श्री हरपाल का परिवार रहता है। और जो हरपाल है यानी श्री हरपाल जो है, दरअसल ये हरिजन है और यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता रहे थे। तभी यहाँ पर हरपाल की जो पत्नी है, श्री हरपाल उसे कहते हैं, उसकी पत्नी गर्भवती होती है। गर्भवती होने के साथ जब उसकी पत्नी को 9 माह बीत जाते हैं तो वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अच्छा, जो ये बेटा घर में पैदा हुआ है, इसकी जो नैन नक्श हैं वो घर में किसी से भी नहीं मिलते हैं। ये गोरा चिट्टा है और बहुत ही प्यारा है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर घर में बालक सुंदर होते हैं। यहाँ पर ऐसे इस बच्चे को देखकर इसकी माँ कहती है, पता नहीं किस पर गया है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है। दरअसल इस परिवार में ज़्यादातर लोग सांवले थे। हालांकि इनके और परिवार में लोग गोरे थे, लेकिन ये जो परिवार था इसका कुछ रंग, कहता है ना कि एक परिवार एक तरीके का होता है, माँ पर या पिता पर जाता है तो ये लड़का गोरा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब वक्त जब बीतता है तो ये बच्चा बड़ा हो रहा था। इस बच्चे का नाम आशाराम रखा। अब वो आसाराम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, आसाराम बाबू नहीं है, ये और आसाराम है। कहीं सोचने लग जाएं कि भाई आसाराम बाबू का कहीं जन्म तो नहीं हो गया। दोस्तों, ये आसाराम इसका नाम रखा जाता है और बड़ी आशाओं से इसका नाम रखा गया था। माँ बड़ी खुशियाँ मनाती है, क्योंकि बच्चा कहीं पर भी जन्म ले उसके होने पर माँ बाप बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों। धीरे धीरे आसाराम बड़ा होने लगता है। जब आसाराम बड़ा होता है तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा होने के साथ साथ इसकी हरकतें इस परिवार को परेशान करने लगती हैं। कैसे परेशान करती हैं? ये घर में अपने आप को सबसे अलग थलग रखता है, अपने कपड़ों को भी अलग रखता है। जब ये करीबन 2 से 2.5 साल का हो जाता है, कपड़ों को अलग लेकर घूमता है। और गाँव में एक घर है, जो घर त्यागी परिवार का है, उस घर के दरवाजे पर हमेशा ये बैठा रहा करता। बैठने के साथ साथ
वहीं पर खाना खाया करता और जो वो लोग हैं वो इसे अंदर बिठाते, इसको खाना खिलाते और उस पर लाड करते और वहाँ पर ये बहुत खुश रहता है। जब भी इसके पिता जो श्री हरपाल हैं इसे लेने के लिए जाते हैं तो ये वापस आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, यानी ये रोने लगता है और बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। धीरे धीरे ये बच्चा जब चौथी साल में चलता है तो और भी इसकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। एक दिन तो इसने एक दीवार को उसकी बहुत सारी ईंटें निकलवा दी थी, क्योंकि यहाँ पर जो श्री हरपाल है उसके घर का पलस्तर भी नहीं हो रहा था, केवल ईंटों से मकान चिना हुआ था और ये उन ईंटों को हटाते हुए कहता है कि ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस घर में मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। यहाँ पर तुम लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। तुम मेरा परिवार थोड़े ही हो, मेरा परिवार तो गांव की दूसरी तरफ रहता है। अब यहाँ पर माँ एक तमाचा कसकर मारती है। क्या कह रहा है, तू इसी घर का तो है। वैसे ही लोग कहते हैं कि अरे कहाँ से किसका बालक है, तेरे परिवार में तो बिल्कुल नहीं मिलता, ऊपर से तू और ऐसी बातें करने लग जाए, मेरा तो जीवन ही खराब है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ वक्त बीतता है तो अब ये बालक अब हद से ज़्यादा खाना पीना छोड़ता है। जिस घर में ये जाया करता था बार बार उसी घर पर जाकर यानी ताका झांकी करने लगता है। वो लोग इससे पूछते हैं तो एक दिन ये उनके घर जाकर जबरन घर में घुसकर बैठ जाता है। कहता है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यहाँ पर जो वो महिला इसे खाना खिलाया करती थी और बहुत लाड किया करती थी, लेकिन उससे इसने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तभी वो महिला एकदम चिल्लाती है, अरे तुम हरिजन हो, हमारा बेटा कैसे हो सकते हो। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, 1 घंटे का ही तो फ़र्क है, 1 घंटे पहले तेरा बेटा मरा था और 1 घंटे बाद मैंने जन्म लिया। अब ये महिला थोड़ी सी सहमदम हो जाती है कि तुझे क्या पता मेरा बेटा कैसे मरा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 साल का होकर जब 5वीं साल में चलता है, उसी वक्त उस महिला से कहता है, जो त्यागी परिवार की महिला होती है, कहता है कि तेरा बेटा मरा था कि नहीं मरा था, 12 साल की उम्र में मरा था, मैं वही हूँ। अब यहाँ पर वो हिसाब लगाती है कि ये बच्चा कब पैदा हुआ। वो इसका हाथ पकड़कर इनके घर आती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आज भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। घर आकर इसकी माँ को आवाज़ लगाती है जो आसाराम होता है कि अरे कहाँ है आसाराम की माँ, ज़रा बाहर निकल कर आ, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारा बेटा कब हुआ। अब इस माँ को ये नहीं पता था कि तारीख के हिसाब से मेरा बेटा कब हुआ, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे इसके पिता को पता था कि हमारे बच्चे का उस दिन जन्म हुआ। जब वो दिन बताते हैं तो यहाँ पर ये इसका हाथ झटक के छोड़ती है। कहती है, आसाराम तुम झूठ बोल रहे हो, उसी दिन तो मेरे बेटे की मृत्यु हुई, फिर तुम उस दिन कैसे हो सकते हो, कम से कम 9 महीने तो पेट में रहना चाहिए। वो कहता है कि नहीं माँ, मैं उसी दिन मरा था और उसी दिन मैंने इस घर में जन्म लिया। तभी यहाँ पर ये जो आसाराम की माँ होती है वो कहती है कि जी आप चिंता मत करो, ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है। अपने बेटे का हाथ पकड़ती और कहती है कि ये तो हमेशा ऐसी बातें करता है, आप अपने घर निश्चिंत होकर जाइए, आपका बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा है। लेकिन ये लड़का ज़मीन पर लेट जाता है। कहता है, कैसी माँ है तू, मुझे नहीं पहचान रही, तब तो मुझे बिजली को बंद करने भेज दिया खेतों पर, ट्यूबवेल पर, और अब मुझे पहचानने से मना कर रही है। दोस्तों माँ के कदम रुक जाते हैं। वो कहती है कि इसे तो हूबहू सारी बातें पता है। अब यहाँ पर ये क्या मामला था, बड़ी रोचक सी बात लग रही है। वो कहता है कि तुम्हें यकीन ना हो तो मैं बताऊँ हमारे घर में क्या क्या है। वो कहती है, तू रोज़ मेरे घर में जाता है, तुझे पता क्यों नहीं होगा। वो कहता है कि तुमने मेरी एक किताब रख रखी है, मेरी एक किताब रख रखी है। दरअसल ये पढ़ता था और पढ़ने में बहुत होशियार था। इसने कहा कि कहाँ है वो किताब। दरअसल इस महिला ने अपने बेटे की याद के रूप में एक किताब रख रखी है, वो भी अपनी पर्सनल चीज़ों में, यानी जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब उस किताब के बारे में लड़का जिक्र करता है, कहता है कि उसका भी तुमने देखा होगा। उसने कहा कि माँ, उसमें मेरी एक बहुत ख़ास चीज़ है। उसने कहा कि क्या खास चीज़ है, तो ये अपना कुछ ऐसी निशानी उसमें बताता है कि कुछ ऐसी अंगूठी ये लेकर, एक अंगूठी होती है और अंगूठी ये बचपन की थी जो इसकी माँ ने बड़े चाव से अपने बेटे के लिए बनवाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होती है कि इस लड़के को ये घर लेकर जाती है, बता कहाँ है। वो कई तरह की अंगूठियाँ उसके सामने रखती है। तब कहता है, वो सेंध चलाता है, कहता है कि माँ वो वाली अंगूठी जो आपने मेरे लिए बचपन में बनवाई थी। ये कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम। माँ मुझे मालूम है, तुमने निशानी के तौर पर आज भी रख रखी होगी, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना। ये बातें जब वो माँ सुनती है तो वो बैठ जाती है और रोने लगती है।
इतनी देर में ही जो यहाँ पर आशाराम के पिछले जन्म के पिता यानी ये अपने आप को बता रहा था वो आते हैं। जब वो आते हैं तो उसके सामने वो महिला कहती है कि देखिए जी, ये घर से नहीं जा रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मैं आपके सामने इसकी वो निशानी निकालूंगी जिसके बारे में जिक्र कर रहा है। दोस्तों पहली बात वो किताब निकाल कर लाती है। वो कहता है कि माँ ये मेरी ही तो किताब है, उस पर नाम लिखा हुआ था। दोस्तों उस पर नाम इसका लिखा हुआ था रामपाल। रामपाल इसका नाम लिखा हुआ था और उसके अंदर ही वो अंगूठी माँ ने संभाल कर रख रखी थी जो अपने बेटे के लिए बनवाई थी, महज करीबन जब ये 8 साल का होता है। दोस्तों जब ये सारी चीज़ें देखता है कहता है कि माँ ये मेरी ही तो है। अब यहाँ पर जो हरिजन परिवार था वो ये सारी चीज़ें देख रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। इसके बाद जो होता है, इसके बाद यहाँ पर जो इसके पिता होते हैं यानी पिछले जन्म के जो त्यागी परिवार था, उसने कहा कि अच्छा तुम्हें पता है तो तुम कभी हमारे खेतों पर नहीं गए, घर में तो तुम रोज़ घुसे रहते हो, खाना खाते हो, यहीं पर रहते हो, बताओ खेत किधर हैं। ये लड़का पाँव आगे आगे चलने लगता है, पीछे पीछे इसके पीछे ये हरिजन परिवार और यहाँ पर ये त्यागी परिवार दोनों ही इसके पीछे पीछे जाते हैं। दोस्तों ये लड़का वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यहीं पर तो मुझे करंट मारा था, मैं इस लट्टू को खामा के बदलने लगा, आपने मुझे बिजली बंद करने के लिए भेजा था और यहाँ पर मुझे जब बिजली का शॉट लगता है या झटका लगता है तो मेरी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात सुनते ही वो पिता उसे गोद में भर लेता है, कहता है तू सच में ही हमारा बेटा है। उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे अपने पास क्यों नहीं रखते, तुम और 2 भाइयों पर तो बड़ा लाड करते हो और मुझे तुम अपने पास ही नहीं रखते, घर से बाहर भेज देते हो। उसने कहा कि बेटा हमें पता नहीं था। अब दूसरी तरफ इसकी जो माँ थी वो रोने लगती है, साहब हमारा इकलौता बेटा है, क्योंकि जहाँ पर ये पैदा हुआ वहाँ पर इकलौता बेटा, लेकिन तभी अपनी माँ को झटक कर दूर करता है, कहता है कि तुम्हारे घर का जो अन्न पानी है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम जो मांसाहार करते हो मुझे उस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं उस घर में नहीं रह सकता, आप मुझे नहीं ले जा सकती, मैं तो अपने पिता के साथ ही रहूँगा, मैं इनके साथ ही रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें और सामने रखता है। अब ये पिता अच्छे से इस कहानी को पूछना चाहता है, इस घटना को, कि हुआ तो क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। तभी इस आसाराम से पूछा जाता है, ये कहता है कि बाबा याद करो आप उस दिन खाना खा रहे थे, आपने कहा कि रामपाल मैंने खेतों पर बिजली चला रखी है, खेतों पर ट्यूबवेल से पानी भर रहा है, बिजली से पानी भरता है, तो एक काम कर उस बिजली को बंद करके घर आ जाना। बाबा मैं आता हूँ, आकर मुझे कुछ भी नहीं सूझता है, मैं खामा की एक तार को पकड़ने लगता हूँ और वहाँ पर मुझे ज़ोरदार झटका लगता है, मैं उस बटन को भी बंद नहीं कर पाता हूँ, उस बिजली को भी, और वहीं पर मेरी मृत्यु हो जाती है। सबने हिसाब लगाया था जिस दिन इस रामपाल की मृत्यु हुई थी उसी दिन इस यहाँ पर जो आसाराम है इसका जन्म हुआ था। क्या फिर ये सत्य है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, देखिए हम किसी मूर्ति को बनाते हैं या किसी भी ढांचे को बनाते हैं। अब हमने एक फ़ोन बनाया, फ़ोन के अंदर जब तक हम बिजली नहीं डालेंगे तब तक वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, यानी उसे चार्ज नहीं करेंगे। उसी तरह ये आत्मा होती है और शरीर केवल एक ढांचा होता है, ढांचा हमेशा तैयार होता है। कभी कभी वो आत्मा 3 माह की उम्र में प्रवेश कर जाती है, कभी कभी वो आत्मा 2 दिन की उम्र में प्रवेश कर जाती है, कभी कभी शुरुआत से ही शुक्राणु से ही वो आत्मा शुरुआत करती है, क्योंकि उसके अंदर जीव तो पनपता है लेकिन वो वहाँ पर उसका एक इमारत बनती है। घर में जब रहोगे तभी वो घर लगेगा, वरना खाली मकान तो खड़ा हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर सोच सकते हैं। दोस्तों जब हिसाब लगाते हैं तो फिर यहाँ पर कई लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जो जानकार लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, ऐसा हुआ तो फिर तो ये बहुत गलत बात है। तभी यहाँ पर बहुत सारे जो गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं या बहुत सारी चीज़ों को, जो ब्राह्मण होते हैं जो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोध रखते हैं, जब सभी लोग एक बड़े इकट्ठा होते हैं, बूढ़े और बुजुर्ग और बड़े जो बीती बातों को जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो मैंने आपको अभी समझाया वही बुजुर्ग उनको समझाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन व्यक्ति का जन्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और वो हमेशा कपड़ों की तरह
एक शरीर बदलती है, इसी तरह से इस घटना में यही आसाराम और रामपाल के साथ हुआ होगा, क्योंकि उसी वक्त का है। अब बात आती है कि ये कैसे पता कि इसकी माँ ने इसकी किताब और अंगूठी संजो कर रख रखी है। दोस्तों, यहाँ पर जब इसकी मृत्यु होती है तो ये भागा भागा इसकी जो आत्मा होती है वो घर जाती है। घर जाती है, माँ बाप को बताना चाहती है कि खेतों पर ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इतनी देर में इसका पिता खेतों की तरफ निकल चुका था और उसे जब पता चलता है तो पूरे गांव में शोर मचता है और इसकी माँ रोने लगती है। माँ की हिम्मत ही नहीं होती कि वो खेतों की तरफ जाए और किताब को सीने से लगाकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी एक हवा का झोंका आता है। इसके अंतिम संस्कार भी नहीं होता, इतनी देर में ही वो उस महिला के गर्भ में प्रवेश कर जाता है जिस घर में आज वो यहाँ पर आसाराम के रूप में जन्म लेकर आज उसकी उम्र करीबन, मैं आपको बताऊं, उसकी उम्र 42 साल है। बिजली का ही काम करता है, बिजली से ही मृत्यु हुई है, लेकिन बचपन में बिजली से बहुत डरता था। ये वो घटना है जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। यहाँ पर मैं आपको आसाराम के बारे में बताऊं, 20-22 साल तक वो तड़पन में रहता है, हमेशा बेचैनी रहती है कि मैं उसी परिवार में, उस कुल में ही क्यों पैदा नहीं हुआ। आमतौर पर हम कहते हैं कि जात पात, कुल, ऊंच नीच, ये सब कुछ यहाँ पर लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन फिर हमें पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है। कैसे मुड़ना पड़ता है? देखिए, यहाँ पर कोई भी जातिवाद का या कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, पीछे मुड़ने वाली बात है। अगर इंसान के हाथ में सब कुछ है तो वो अमीर घर में, उच्च कोटि में पैदा हो, अमीर घर में पैदा हो और अपनी इच्छा से अपना जीवन और मरण कर सके, तो हम कह सकते हैं कि ये सारी नहीं। ये जो मृत्यु लोग है, ये जो जात पात है, ये भी एक व्यवस्था है। ये इस मृत्यु लोक की वो व्यवस्था है जो बनाए रखती है। कौन कहता है मुस्लिम लोगों में भी जातिवाद नहीं होता, वहाँ पर भी जात पात होती हैं? कौन कहता है विदेशों में जात पात नहीं होता? मैं आपको पूरे विश्व की सच्चाई बता रही हूँ। अमेरिका, चाइना चले जाइए आप, चाइना में जात पात का फर्क होता है। खटीक से लेकर हर चीज़ को अलग तरीके से देखा जाता है, लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तो शायद ये प्रकृति को, यानी एक कहते हैं ना कि संतुलित बनाने के लिए ये सारी चीज़ें तय की जाती है। कोई भी बुरा मत मानना, बिल्कुल भी बुरा मत मानना। एक चीज़ आप लोगों के सामने रख रही हूँ, हालांकि इन चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं। भगवान को हम भगवान को मानते हैं और जो भगवान के प्यारे हैं वो सब हमारे प्यारे हैं और हम उनके प्यारे हैं। भाईचारा और एकता बना कर रखिए। लेकिन मैंने आपको वो सच्चाई दिखाई है जो लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के मैं वीडियो देखती हूँ, कई बार ऐसी चीज़ें मैं लोगों के मुख से भी सुनती हूँ, कहते हैं कि अंधविश्वास भारत में होता है। देखिए, मैं जिस दिन से मैंने चैनल पर काम किया है, जिस दिन से मैंने कुछ अच्छा करने को सोचा है, उसी दिन से मैंने लोगों से कहा है बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास, काला जादू, यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं ना, आप किसी भी देश में चले जाइए, हर जगह वो चीज़ें अपना वजूद रखती हैं। जात पात, काला जादू, ऊंच नीच, सारी चीज़ें मानी जाती हैं। यहाँ तक कि अब यहाँ पर एक चीज़ थी, एक प्रथा थी कि जब नई लड़की की यानी दुल्हन की शादी होती है, यानी एक जोड़े की शादी होती है, तो उन्हें एक सफ़ेद चादर दी जाती है। और वो चादर एक जगह, ऐसी प्रथा है, हालांकि हमारे यहाँ पर ये प्रथा नहीं है बिल्कुल भी, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर वो चीज़ें आप समझ चुके होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। अब आपको एक जानकारी की बातें बताऊँ, आप गूगल सर्च कीजिए या चाइना घूमने के लिए जाइए, चाइना में भी सेम यही प्रथा है। महिला को, यानी यही प्रथा है और बहुत सारी जगहों पर ये प्रथा चली आ रही है। अब क्या कहोगे आप? हर जगह यही सब कुछ सिस्टम है, केवल हमारे क्योंकि हम दूर रहते हैं और जो दूसरे देश हैं वो हमें अच्छाइयाँ दिखाते हैं तो हम अच्छा देखते हैं, भैया वो तो इतना अच्छा है। तुम्हारे देश में, हमारे देश के लोगों का क्या है वीक पॉइंट? हमारे देश के लोग अच्छी चीज़ों को ज़्यादा शोर मचा कर नहीं कहते हैं, जैसे दूसरे देशों के अपनी बुरी चीज़ों को छुपाते हैं। ये आपकी आंखें खोलने वाली बात कर रही हूँ मैं। हमारे देश के लोग क्या हैं, अपनी बुरी चीज़ों को सबके सामने खोल कर रख देते हैं। कहते हैं ना कि एक सेठ के पास धन तो है, लेकिन गरीबी का रोना वो रोता ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के लोगों में शायद जेनेटिक है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन अपने देश के प्रति ईमानदार बनो, अपने देश के प्रति अच्छा कहो, कब तक बुरा कहोगे? ये सिस्टम है, इसी तरह से चलता रहेगा। प्रकृति के कुछ नियम हैं, उसके प्रति तो आपको चलना होगा, आप मानो या ना मानो। इस घटना के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि यहाँ पर आसाराम को 22 से 23, 21 से 22-23 साल लग जाते हैं ये स्वीकार करने में कि मैं इस घर में जन्मा हूँ और यहीं पर मुझे रहना है। क्या कहोगे? जो भी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना और ज़रूर कमेंट करना, आपका इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश के प्रति ईमानदार रहिए। वंदे मातरम।